हेलो बच्चों, हम लोग देख रहे थे हेलो एल्केन्स और हेलो अरेन्स का चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में नोमेनक्लेचर सीखा हुआ था हेलो एल्केन्स का। उसके बाद जो हम लोग को आगे पढ़ना है वह है आइसोमेरिज्म इन हेलो एल्केन्स। आइसोमेरिज्म इन हेलो एल्केन्स। अब आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है समझते हैं। अगर मेरे पास कोई कंपाउंड दिया हुआ है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको दिया गया है। अगर चारों ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान होता है, लेकिन अगर उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा तो वह आपस में आइसोमर कहलाते हैं। फिर से कि अगर मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिया गया है और सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है, तो उस तरह के कंपाउंड्स आपस में आइसोमर कहलाते हैं और उस घटना को, उस फेनोमेनन को आइसोमेरिज्म के नाम से जाना जाता है। तो आइसोमेरिज्म इन हेलो एल्केन्स, इसका मतलब हेलो एल्केन्स में भी आइसोमेरिज्म होते हैं। आइसोमेरिज्म का बहुत सारा प्रकार भी होता है, तो उनमें से कौन कौन सा प्रकार है, टाइप्स है जो कि हेलो एल्केन्स दिखाते हैं आइसोमेरिज्म में। तो देखते हैं। हेलो एल्केन्स जनरली 2 टाइप्स का आइसोमेरिज्म शो करता है। कौन कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता है हम लोग देखेंगे, जो कि पहला है फर्स्ट चेन आइसोमेरिज्म। हेलो एल्केन्स जो पहला आइसोमेरिज्म शो करता है वह है आपका चेन आइसोमेरिज्म। अब चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, तो चूंकि आइसोमेरिज्म का मैंने अभी बताया डेफिनेशन कि वे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट आर कॉल्ड आइसोमर एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में अंतर होगा तो किसमें अंतर होगा, ये भी तो जानना चाहिए कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में किसमें अंतर होगा कि आपस में आइसोमर कहलाएंगे। तो अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की चेन में परिवर्तन हो तो उसको चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। यानी चेन आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि वे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन का चेन है वह सभी कंपाउंड्स में अलग अलग तरह से अरेंज किया गया है, तो उस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को चेन आइसोमेरिज्म के नाम से जाना जाता है। एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक कंपाउंड दिया हुआ है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H9Cl। यह कंपाउंड हेलो एल्केन्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, सभी को साथ में लिख दिया गया है, कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना और क्लोरीन 1। इसको बोल रहा है कि चेन आइसोमेरिज्म दिखाएं कि क्या इसमें चेन आइसोमेरिज्म है, तो कितने चेन आइसोमर इससे बन सकते हैं। तो हम लोगों ने चेन आइसोमेरिज्म में क्या देखा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सभी का सेम होना चाहिए। कहने का मतलब जितने तरह से इस कंपाउंड को लिखेंगे उसमें 4 ही कार्बन होना चाहिए, 9 हाइड्रोजन ही होना चाहिए और 1 क्लोरीन होना चाहिए। लेकिन जो कंपाउंड लिखेंगे उसके चेन में कितने तरह से परिवर्तन करके लिख सकते हैं। तो अगर 4 तरह से परिवर्तन करके लिख पाए तो उसको हम लोग बोलेंगे कि चेन आइसोमेरिज्म इसका 4 होगा। अगर 3 तरह से परिवर्तन करके लिखते हैं तो बोलेंगे 3 आइसोमर। तो लिखते हैं इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं। पहला हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से CH3 CH2 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 Cl। यह हो गया मेरा स्ट्रेट चेन। 1 क्लोरीन है, टोटल कार्बन काउंट करो 4 है क्या, 1 2 3 और 1 4। हाइड्रोजन काउंट करो 9 है, 3 तो 5 और 4, 9 हाइड्रोजन और 1 Cl। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी भी सेम। क्या इसको और भी तरीका से लिख सकते हैं, तो हाँ CH3 CH, यहां पर हम लोग CH3 लिख सकते हैं, फिर आपका हो जाएगा CH2, फिर आपका Cl। कुछ इस तरह से। क्या इसमें कार्बन सेम है, 1 2 3 4। क्या हाइड्रोजन सेम है, 3 3 6 और 3 9 और 1 क्लोरीन। अभी भी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन चेन में परिवर्तन हुआ।
तीसरा हम लोग लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे Cl। कुछ इस तरह से इसमें भी चेन में परिवर्तन हुआ। कितने कार्बन एटम से? 4, हाइड्रोजन कितने? 3, तो 5 और 6 और 1 3, 9 और 1 क्लोरीन। अभी भी सिर्फ स्ट्रक्चर में परिवर्तन हुआ, इसके चेन में परिवर्तन हुआ। और एक तरीका से लिख सकते हैं CH3 क्लोरीन CH3 CH3 और यहाँ पर क्लोरीन। कुछ इस तरह से यही चारों तरीका से ही इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें सभी के कार्बन के चेन में अंतर है। इसके अलावा हम लोग इस कंपाउंड के लिए अलग सा स्ट्रक्चर नहीं होगा, अगर होगा तो खुद से ट्राई करके देखिए। लेकिन हमको लगता है कि इसी चारों तरह से जो है इसको लिखा जा सकता है, यानी कि इस कंपाउंड का इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो दिया गया था, यह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका 4 चेन आइसोमर होगा, जैसा कि मैंने दिखाया हुआ चार्ट। यह हो गया हेलो एल्केन्स जो दिखाता है पहला चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा टाइप का जो दिखाता है वह है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। और पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है समझते हैं। आइसोमेरिज्म का मतलब जान चुके हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग-अलग होना चाहिए। अब पोजीशन आइसोमेरिज्म किसे कहेंगे? तो वे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें जो भी फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप क्या बताता है, तो यह किस तरह के कंपाउंड, जैसे हेलो एल्केन्स में हेलोजन एटम्स जो है सो फंक्शनल ग्रुप की तरफ काम करेंगे, जो बताता है कि हाँ ये अगर क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोरो एल्केन्स से, ब्रोमीन जुड़ा है तो ब्रोमो एल्केन्स है ना। तो पोजीशन आइसोमर क्या होता है कि वे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें जितने भी क्लोरीन या तो हेलोजन एटम्स है, सभी कंपाउंड्स में पोजीशन अलग-अलग होना चाहिए, लेकिन चेन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो भी कंपाउंड दिया रहेगा उसके चेन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हेलोजन एटम्स के पोजीशन में कितने तरह से परिवर्तन कर सकते हैं, तो उसके परिवर्तन के बाद कितने तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वही कहलाएगा आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म। एग्जांपल समझते हैं। एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C4H9Br। कुछ इस तरह से इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया और पूछा जा रहा है कि कितने संख्या में यह पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो देखते हैं हम लोग कि Br जो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की तरफ काम कर रहा है, हेलोजन एटम है, तो हेलोजन एटम का इस कंपाउंड में कितना बार पोजीशन हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं और चेन को बिना कोई परिवर्तन किए। देखते हैं। एक तो सबसे सिंपल है कि इसको स्ट्रेट चेन लिख दो, CH3 CH2 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 Br। यह हो गया आपका। इसमें ब्रोमीन का पोजीशन कौन सा कार्बन एटम है? फर्स्ट कार्बन एटम। सिर्फ पोजीशन आइसोमेरिज्म को दिखाने के लिए क्या करना है कि जो भी हेलोजन एटम दिया रहेगा उसके पोजीशन में सिर्फ परिवर्तन करने के बाद कितने संख्या हम लोग को कंपाउंड प्राप्त होते हैं, उसी को पोजीशन आइसोमर कहते हैं। एक हो गया। क्या इसको दूसरा में परिवर्तन कर सकते हैं इस तरह से CH3 CH2 CH, यहां पर Br कर सकते हैं और यहां पर हो जाएगा CH3। अब इसमें ब्रोमीन का पोजीशन क्या हो गया? तो पहले 1 था, अब क्या हो गया? 2 हो गया। ब्रोमीन का पोजीशन 1 से किस में चला गया? 2 में। तो 2 बार पोजीशन चेंज हुआ ब्रोमीन का। तो हम लोगों ने क्या सीखा था कि वैसे आइसोमर जिसमें फंक्शनल ग्रुप यानी हेलोजन एटम्स का पोजीशन में परिवर्तन हो लेकिन कार्बन के चेन में नहीं, उसको पोजीशन आइसोमर कहते हैं, जैसा कि दिखा रहा। अब क्या तीसरा तरीका से इसको लिख सकते हैं CH3 CH Br CH2 CH3। अब कोई बोल रहा होगा कि सर अगर यहां से हम लोग नंबरिंग करें तो ब्रोमीन का पोजीशन थर्ड में आ जाएगा, तो अभी जो है सो पोजीशन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन यह गलत है। हम लोग जब भी आईपीएससी रूल के अनुसार नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग उसी साइड से करते हैं जिस साइड से कोई फंक्शनल ग्रुप या तो ब्रांच सामने है। तो इधर से 3 आ रहा है, लेकिन अगर हम लोग लेफ्ट से राइट को नंबरिंग करते हैं तो अभी भी ब्रोमीन का पोजीशन क्या है? 2 है, जो
यहाँ पर लिख चुके हैं, यानी कि इसी कंपाउंड को इस तरह से लिखा जा सकता है। यानी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ था C4H9Cl, इसको पोजीशन आइसोमर मात्र दो तरीका से लिखा जा सकता है, इसलिए C4H9Cl का दो पोजीशन आइसोमर्स होगा। तो यह दोनों पोजीशन आइसोमर जो कि हेलोअल्केन्स के द्वारा दिखाया जाता है ना। जनरली यह क्वेश्चन 1 मार्क्स पे पूछा जाता है एग्जाम में कि कोई भी एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देगा और बोलेगा कि कितने तरह का आइसोमर यह दिखाता है। उसमें लिखा हुआ भी रह सकता है कि क्या वह चेन आइसोमर दिखा रहा है, क्या वह पोजीशन आइसोमर दिखा रहा है, या तो सिंपली वो बोलेगा कि सभी काउंट करके बताएं, चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर टोटल काउंट करके बताएं कि कितने आइसोमर्स शो करेंगे। तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद आइसोमेरिज्म के बाद हम लोग को अध्ययन करना है इसका प्रिपरेशन, हेलोअल्केन्स का प्रिपरेशन, इसका निर्माण कैसे किया जाता है लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में, या तो औद्योगिक में, इंडस्ट्री में, देखेंगे हम लोग। प्रिपरेशन में पहला है बाय हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हेलोजन एटम, किसमें? बाय हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। अल्केन में अगर हम लोग हेलोजन एटम को ऐड करते हैं तो उसके कारण जो कंपाउंड प्राप्त होता है वह हेलोअल्केन्स प्राप्त होता है। किस तरह से एडिशन करते हैं देखते हैं। एक अल्केन का जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या लिखते हैं? RH, है ना। अल्काइल ग्रुप में हाइड्रोजन जोड़ते हैं क्या बनता है? अल्केन बनता है। यह मेरा है अल्केन का एक जनरल फॉर्मूला। इसमें ऐड क्या करना है? हेलोजन एटम, एडिशन ऑफ हेलोजन एटम यानी कि हेलोजिनेशन। हेलोजन एटम को किससे इंडिकेट करते हैं? H2 से, है ना। इससे इंडिकेट करते हैं H2, जहां पर X क्या है? तो X बराबर हो सकता है इसमें क्लोरीन, क्या हो सकता है? तो ब्रोमीन, और क्या हो सकता है? तो आयोडीन। इसमें फ्लोरीन नहीं लिखे क्योंकि फ्लोरीन बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है ना। इसके कारण से जिस बीकर में हम लोग कराएंगे अभिक्रिया और विस्फोट होकर टूट सकता है, इसलिए फ्लोरीन का प्रयोग ज्यादातर नहीं करते। और H2 को हम लोग X बॉन्ड X भी लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। यह क्या है आपका? हेलोजन एटम, हेलोजन एटम। तो जब हम लोग अल्केन को हेलोजन एटम के साथ मिलाते हैं किसके उपस्थिति में? तो लाइट की उपस्थिति में। तो लाइट का फॉर्मूला जानते हैं, E=hν, या तो डायरेक्टली लिख सकते हैं यूवी रे, यूवी यानी अल्ट्रावायलेट रे के उपस्थिति में। तब क्या होता है? अल्केन का एक हाइड्रोजन और हेलोजन का एक एटम आपस में बना लेते हैं HX। HX इसको बोलते हैं हाइड्रोजन हैलाइड बोलते हैं। प्लस क्या बच गया? इसमें R बचा और इसमें X बचा, तो R और X आपस में जुड़ जाएंगे। X से हेलोजन एटम, R है अल्केन, नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का क्या? हेलोअल्केन, हेलोअल्केन। तो पहला प्रिपरेशन इस तरह से था कि जब हम लोग अल्केन को हेलोजन के साथ ऐड करते हैं H2 के साथ, X के जगह पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यानी Cl2, Br2, I2 हो सकता है। इसके उपस्थिति में लाइट के या तो अल्ट्रावायलेट लाइट की उपस्थिति में, तब हेलोजन एटम का एक X और अल्केन का एक हाइड्रोजन बना लेता है हाइड्रोजन हैलाइड। और जो बचा क्या बचा? तो R बचा, X बचा। R अल्काइल ग्रुप है, X आपका हेलोजन एटम है, मिल के बना लेता है हेलोअल्केन्स। अब R की जगह पर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा अल्काइल ग्रुप इसमें पुट किए करते हो। एक एग्जांपल से समझते हैं इसी को। एग्जांपल के तौर पर है कि अगर R की जगह पर इथाइल का ग्रुप, या तो इथेन एक मेरे पास कंपाउंड हो, इथेन का फॉर्मूला CH3CH3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इथेन बोलते हैं। अल्केन का अल्केन है इथेन। इथेन में Cl2 मिक्स कर रहे हैं, क्लोरीन मिक्स कर रहे हैं। अब अभिक्रिया करके क्या बनाएगा तो देखते हैं। सबसे पहले Cl2 को लिख देते हैं Cl बॉन्ड Cl, और इस कार्बन से जो 3 हाइड्रोजन है उसको एक हाइड्रोजन को बाहर की तरफ दिखा रहे हैं इस तरह से, और यहाँ पर प्लस का साइन, दोनों का आपस में मिलाया गया है। किसके उपस्थिति में मिलाया गया है? मैंने कहा था या तो H फॉर्मूला लिखो या तो डायरेक्टली लिखो अल्ट्रावायलेट रे, लाइट के उपस्थिति में। तब क्या होगा? आपस में अभिक्रिया करेंगे। आपस में अभिक्रिया किस तरह से करता है? तो क्या होता है? हेलोजन का यानी क्लोरीन का
Cl2 का एक Cl और इथेन का एक हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कुछ इस तरह से साथ में क्या बन जाएगा, तो CH3 और साथ में क्या बचा CH2 और इसमें क्या बचा, एक Cl बचा। जहां से हाइड्रोजन निकला वहीं से Cl जुड़ जाएगा, बन जाएगा CH3 CH2 Cl। इसका क्या नाम हो जाएगा, तो नाम हम लोगों ने सीखा हुआ है, इसको हेलो अल्केन्स बोलते हैं। हेलो जहां पर Cl है तो हो जाएगा क्लोरो और अल्केन में इथेन, तो नाम हो जाएगा क्लोरो इथेन। क्या नाम हो जाएगा, क्लोरो इथेन। तो इस तरह से हम लोग अल्केन का हेलोजनेशन करके हेलो अल्केन्स को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर Cl2 जगह पर Br2 रख सकते हैं, I2 रख सकते हैं, है ना। F2 नहीं रखते हैं क्योंकि F2 बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, मैंने बताया। उसको अगर हम लोग लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करें तो क्या होता है कि उसके रिएक्टिविटी के कारण जो है सो ऑपरेटर्स टूट सकते हैं, जो हम लोग के लिए हानिकारक है। इसलिए उसका भी प्रिपरेशन पढ़ेंगे, ऐसा बात नहीं, लेकिन अंडर सुटेबल कंडीशन, और जब आएगा तब बताया जाएगा प्रिपरेशन में। उसके बाद है एक नोट में इसको लिख दे रहे, याद रखना है, एग्जाम में 1 नंबर पे पूछा क्या सवाल है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर बताएं हैलोजन एटम्स का, कि रिएक्टिविटी ऑर्डर बताएं हैलोजन एटम्स का, कि फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन चारों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा के बताएं या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा के बताएं। इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है कुछ इस तरह से, F2 is more reactive than Cl2, Cl2 is more reactive than Br2 and Br2 is more reactive than I2। फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उससे कम फ्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। लिखेंगे रिएक्टिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा। उसके बाद है दूसरा प्रिपरेशन जो कि है एडिशन ऑफ HX, जहां पर x बराबर क्या, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो किससे, तो टू अल्कीन में, एडिशन ऑफ HX टू अल्कीन। अल्कीन में अगर HX का एडिशन करते हैं तो हेलो अल्केन्स का निर्माण होता है। कैसे होता है देखते हैं इसको। इसके लिए 2 रूल्स का याद रखना बहुत ही जरूरी है। जब भी हम लोग अल्कीन में HX का एडिशन कराते हैं इसमें 2 रूल्स हैं और वह दोनों रूल्स को याद रखना जरूरी है। पहला रूल है मार्कोनी-कॉक्स, पहला रूल का नाम है मार्कोनी-कॉक्स रूल, और एक रूल है एंटी मार्कोनी-कॉक्स रूल, एंटी मार्कोनी-कॉक्स रूल। 2 रूल याद रखना है जब हम लोग HX को ऐड करेंगे अल्कीन के साथ, मार्कोनी-कॉक्स रूल एंड एंटी मार्कोनी-कॉक्स रूल। जो एंटी मार्कोनी-कॉक्स रूल है यह सिर्फ लागू होता है जब हम लोग HBr को ऐड करते हैं अल्कीन में इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड की उपस्थिति में जब HBr को ऐड करते हैं इसके साथ, अल्कीन के साथ, तब सिर्फ एंटी मार्कोनी-कॉक्स रूल लागू होता है। यह ध्यान रखना है, पेरोक्साइड होना चाहिए। अगर पेरोक्साइड HBr के साथ नहीं होगा तो वह फिर मार्कोनी-कॉक्स रूल के अनुसार ही बनेगा। फिर से एंटी मार्कोनी-कॉक्स रूल सिर्फ कब लागू होगा जब अल्कीन में HBr जोड़ेंगे पेरोक्साइड की उपस्थिति में, लेकिन अगर पेरोक्साइड अनुपस्थित है, अब्सेंस है, तो HBr के एडिशन सिर्फ करेंगे तो मार्कोनी-कॉक्स रूल के अनुसार होगा। यह ध्यान में रखना। पेरोक्साइड का जो जनरल फॉर्मूला होता है R ऑक्सीजन ऑक्सीजन R, जहां पर R की जगह पर अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और हाइड्रोजन भी हो सकता है और बेंजीन भी हो सकता है ना। एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे हम लोग मार्कोनी-कॉक्स रूल या तो एंटी मार्कोनी-कॉक्स रूल क्या होता है, कैसे कंपाउंड बनाते हैं। एग्जांपल ले रहे CH3 CH डबल बॉन्ड CH, कुछ इस तरह से, प्लस HX, HX X के जगह पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। अब इसका अभिक्रिया यहाँ पर कुछ नहीं उपस्थित, कोई पेरोक्साइड नहीं है ना, पेरोक्साइड नहीं है, यह ध्यान में रखना। इसको हीट किए तो क्या मैंने कहा था एंटी मार्कोनी-कॉक्स रूल कब लागू होगा, जब HBr हो और HBr के साथ पेरोक्साइड, यह ध्यान में रखना। सिर्फ HBr, अगर HI के साथ है, HCl के साथ है तो फिर मार्कोनी,
लेकिन सिर्फ HBr के साथ ही पेरोक्साइड है तो एंटी मार्कोनिक ऑक्सीजन है ना। और मार्कोनिक ऑक्सीजन हम लोग जान जाएंगे इसी का जस्ट अपोजिट है एंटी मार्कोनिक ऑक्सीजन। तो इसका मतलब कि मार्कोनिक ऑक्सीजन HCl HBr HI सब के साथ लागू होता है, लेकिन अगर HBr के साथ पेरोक्साइड है तो वह एंटी मार्कोनिक ऑक्सीजन के अनुसार कंपाउंड बनेगा। अब मार्कोनिक ऑक्सीजन के अनुसार कैसे एडिशन होता है देखते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो अल्कीन का कंपाउंड हम लिए हैं उसमें यह देखना है कि जो अल्कीन का कार्बन है वह किस कार्बन में ज्यादा हाइड्रोजन है और किस कार्बन में कम हाइड्रोजन है, और यह भी देखना है कि HX जो है वह किस कार्बन से ऐड होगा। तो मार्कोनिक ऑक्सीजन के अनुसार क्या होता है कि अल्कीन, या अल्कीन है CH डबल बॉन्ड CH इधर नहीं देखना, सिर्फ अल्कीन का कार्बन को देखना है। उसके बाद क्या कहता है मार्कोनिक ऑक्सीजन के अनुसार कि मार्कोनिक ऑक्सीजन कहता है कि हाइड्रोजन एटम अल्कीन के उसी कार्बन पे जाके अटैच होगा जिसमें पहले से उस कार्बन में ज्यादा हाइड्रोजन है ना। मार्कोनिक ऑक्सीजन के अनुसार क्या होता है कि जब हम HX को अल्कीन के साथ ऐड करते हैं तो HX का हाइड्रोजन उसी कार्बन में जाकर अटैच होता है जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन है। अब बोलेगा सर CH3 ज्यादा हाइड्रोजन है, लेकिन CH3 में डबल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ अल्कीन के कार्बन एटम को देखना है जो कि CH है CH2, तो हाइड्रोजन इसमें एक और इसमें दो, ज्यादा हाइड्रोजन किसमें CH2, इसलिए HX का H उस कार्बन में जुड़ेगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है और X उस कार्बन में जुड़ेगा जहां पर पहले से कम हाइड्रोजन है। तो CH में एक हाइड्रोजन एटम है तो X जुड़ेगा इस कार्बन में। अब अगर जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा यह CH3 CH, इसमें क्या जुड़ेगा X, यह हो गया, साथ में क्या हो जाएगा आपका CH2 और इसमें एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है क्या हो जाएगा आपका CH3, कुछ इस तरह से। तो यह था आपका मार्कोनिक ऑक्सीजन के अनुसार एडिशन। ध्यान में रखना है इसको, जब भी अल्कीन को हम लोग HX के साथ एडिशन करवाएंगे विदाउट पर ऑक्साइड के मार्कोनिक ऑक्सीजन के अनुसार, तब क्या होगा कि हाइड्रोजन उसी कार्बन में जुड़ेगा अल्कीन के जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है और हेलोजन उस कार्बन में जुड़ेगा जहां पर कम हाइड्रोजन है, तो कंपाउंड ये बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पर HBr होता, लेकिन अगर यहाँ पर क्या होता HBr होता और यहाँ पर ऑक्साइड होता, यहाँ पर क्या होता पर ऑक्साइड होता, तब किस तरह से एंटी मार्कोनिक ऑक्सीजन का प्रयोग करते। मैंने बताया HBr प्लस पेरोक्साइड तब एंटी मार्कोनिक ऑक्सीजन, अगर पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनिक ऑक्सीजन, तो अभी पेरोक्साइड है तो एंटी मार्कोनिक ऑक्सीजन क्या होता है, एंटी मार्कोनिक ऑक्सीजन जो है सो मार्कोनिक ऑक्सीजन का जस्ट अपोजिट होता है। एंटी मार्कोनिक ऑक्सीजन मार्कोनिक ऑक्सीजन का जस्ट अपोजिट, कहने का मतलब क्या कि HBr को जब हम लोग अल्कीन के साथ एडिशन करवाते हैं पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तब हाइड्रोजन अब उस कार्बन में जाके जुड़ता है जहां पर पहले से कम हाइड्रोजन। एंटी मार्कोनिक ऑक्सीजन में क्या होता है कि हाइड्रोजन अल्कीन के उस कार्बन में जुड़ता है जहां पर पहले से कम हाइड्रोजन है और हेलोजन उस कार्बन में जुड़ता है जहां पर पहले से ज्यादा हाइड्रोजन। जस्ट ऑपोजिट हुआ मार्कोनिक ऑक्सीजन का, तो कंपाउंड क्या बनेगा, कम हाइड्रोजन है हाइड्रोजन जुड़ेगा CH2 हो जाएगा, ज्यादा हाइड्रोजन है Br जुड़ेगा CH2 के साथ क्या हो जाएगा Br हो जाएगा, ब्रोमीन एटम जुड़ जाएगा, है ना। तो यह था आपका मार्कोनिक ऑक्सीजन और एंटी मार्कोनिक ऑक्सीजन, है ना। इससे एक सवाल पूछा ही जाता है एग्जाम में कि मार्कोनिक ऑक्सीजन के साथ एडिशन और एंटी मार्कोनिक ऑक्सीजन के साथ एडिशन। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि मार्कोनिक ऑक्सीजन के साथ एडिशन करें, तो तुमको खुद से याद रखना है तुम लोगों को कि कब मार्कोनिक ऑक्सीजन फॉलो होगा और कब एंटी मार्कोनिक ऑक्सीजन फॉलो होगा। तो एक कंडीशन याद रखो एंटी मार्कोनिक ऑक्सीजन की कब फॉलो होगा, तो जब HBr के साथ परऑक्साइड, सिर्फ HBr के साथ परऑक्साइड, अगर HI और HCl के साथ है तो वह एंटी मार्कोनिक ऑक्सीजन फॉलो नहीं करेगा, सिर्फ HBr के साथ ही पेरोक्साइड जब होगा तभी एंटी मार्कोनिक ऑक्सीजन, वरना किसी भी हालत में एंटी मार्कोनिक ऑक्सीजन फॉलो नहीं होगा। और मैंने बताया कि एंटी मार्कोनिक ऑक्सीजन क्या होता है और मार्कोनिक ऑक्सीजन क्या होता है। यह था हम लोगों का सेकेंड प्रिपरेशन हेलो अल्केन्स। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे और भी सारा प्रिपरेशन जो कि हेलो एल्केन्स का निर्माण के लिए जरूरी है और एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना।